राधे राधे। एपिसोड 492। माया पोस्ट 5। वो लड़की वंश का हाथ पकड़कर घबराई हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। बहुत बुरे हैं ये लोग, ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ सेव मी। रंजन ने गुस्से से ये देखा और उसके पास आते हुए बोला, तुझे समझ नहीं आता, यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए तू बेकार की परेशानी करना बंद कर और कमरे में जा। उस लड़की ने घबराते हुए वंश को देखा और उसने और भी कसकर उसके बाजू को पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोली, प्लीज़ सेव मी। वंश ने गहरी सांस ली। रंजन ने कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? हे, माया को बाहर ले आ, अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये कहते हुए उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा। चाहा तो वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रंजन ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वंश बिना किसी भाव के बोला, लड़की कह रही है ना इसे यहाँ नहीं रहना, तुम जिद क्यों कर रहे हो? जाने दो इसे। रंजन ने गुस्से से देखा और बोला, तुम हमारे बीच में मत पड़ो, मैं अच्छे से जानता हूँ इससे बात कैसे मनवाते हैं। और उसने झटक कर अपना हाथ वंश के हाथ से छुड़ाया और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, चल यहाँ से, अभी बताता हूँ मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। पर वंश ने उस लड़की का दूसरा हाथ पकड़ लिया। वंश ने महसूस किया उसके हाथ कितने सॉफ्ट थे, जैसे उसने किसी बच्चे के हाथ पकड़ लिए हों। पर रंजन के गुस्से का अब कोई ठिकाना नहीं था। ये कहीं नहीं जाएगी, वंश ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी जिसे सुनकर रंजन उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या बे, ये तेरी लुगाई है या तेरी बहन जो इसके लिए तू मुझसे उलझ रहा है? तो चुपचाप पैसे ले यहाँ से, नहीं तो इसके साथ तू भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। वंश ने अपने अंगूठे से उसके माथे को सहलाया और उसी तरह कहा, ठीक है, देखते हैं तू मुझे कैसे रोकता है इसे यहाँ से ले जाने से। ये कहने के बाद उसने अपनी कमर से गन निकालकर रंजन के सिर पर रखा। ये देखकर रंजन के लोगों ने हथियार उठा लिए। क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम जंग की शुरुआत कर रहे हो? रंजन ने गुस्से में उसे देखकर कहा। वंश ने कहा, तुमने जो भी समझा है समझ लो, लेकिन मैं इस लड़की को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी एक कमजोरी है, मैं कभी लड़कियों और बच्चों को दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जय से कहा, जय इसे यहाँ से ले जाओ। जय जो अब तक अपने बॉस के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था, वो जल्दी से उसके पास आया और उस लड़की के पास आया। उस लड़की ने चमकती आंखों से वंश को देखा। वंश ने उसे जाने का इशारा किया। वो जय के साथ जाने लगी। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। वे रुक गए और वंश ने रंजन के पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वंश ने देखा एक वाइट टाइग्रेस अपने पंजे चाटते हुए उसकी तरफ आ रही है। वो बहुत काम लग रही थी। उसका नाम माया था और ये देखने में बहुत खतरनाक थी। रंजन ने उस आवाज़ को सुना और वो हंसते बोला, हा 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 हा, अब यहाँ से जिंदा जाकर दिखाओ। उसने कहा, माया खत्म कर दो इसको, इन सबको। ये सुनकर एकदम से माया अपने पंजे को चाटना बंद कर सामने देखने लगी। अपने बॉस पर किसी की गन ताने देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो एकदम से उस लड़की और जय की तरफ लपकी और जय तेज निकला। उसने उस लड़की को धक्का दिया और खुद दूसरी तरफ कूद गया। वंश ने यह देखा और रंजन को धक्का देते हुए माया के ऊपर गोली चलाई, पर माया दूसरी तरफ कूद गई और जोर से दहाड़ने लगी। उसके दहाड़ने से आवाज़ से सबके कानों में दर्द होने लगा। वंश ने फिर से उसके ऊपर फायर की, पर माया इन सब से बहुत तेज थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड थी। वो अपने बड़े बड़े पंजों से भागते हुए वंश के ऊपर झपट पड़ी, पर वंश कूद गया। ये सब देखकर रंजन और उसके लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। कैसे एक टाइग्रेस आज इस डेविल को मारने वाली थी। वंश उसी तरह पीछे सरकने लगा और माया सबकी आंखों में देखते हुए धीमे कदमों से सबकी तरफ बढ़ने लगा।
जैसे उसे इस नीली आंखों वाले डेविल के साथ खेलने में मजा आ रहा हो। उसने एक जोरदार धाड़ मारी और वंश के ऊपर जंप किया। वी आर, जय जोर से चिल्लाया। जब वंश ने पास में ही एक लकड़ी कुर्सी को पकड़ कर खींच कर उस पर दे मारा, माया वंश के लेफ्ट साइड में गिरी। वंश जल्दी से खड़ा हुआ और पास में गन को उठाया, माया पे फायर किया। माया के कंधे से वो गोली लगी जिससे वो दर्द में गुर्राई। अब वो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। वंश जोर से चिल्लाया, जय जाओ यहाँ से। जय उस लड़की को लेकर रंजन के लोगों से लड़ते हुए बाहर चला गया। जय वंश के साथ पीछे कई सालों से था और वो इतना काबिल था कि इतने लोगों उसको अकेले ही निपट सकता था। वो उस लड़की को लेकर कार के पास आया। वो उसे कार में बिठाकर वापस जाने को था कि लड़की जल्दी से बोली, उन्हें बचा लो, ये लोग बहुत खतरनाक है। जय मुस्कुराया बोला, डोंट वरी, वो वीआर है, इसे कुछ नहीं हो सकता। और वो कार लॉक करके अंदर भागा। वो लड़की शीशे पर हाथ रखकर उसे जाते देखने लगी। इधर वंश अब घायल हो चुका था, क्योंकि माया घायल होने के बाद भी वंश से ताकत में मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। वंश पूरी जान से उसके साथ लड़ रहा था। रंजन अपनी कुर्सी पर बैठकर वो सारा नज़ारा देख रहा था। उसने कहा, ये मेरी माया है, इसके चुंगल आज तक बड़े बड़े जानवर जिंदा नहीं लौटे हैं, फिर तो तुम मामूली से इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। वंश ने यह सुना और उसका जबड़ा कस गया। उसने अपने जूते से एक इंजेक्शन निकाला और माया के गर्दन पर मारा। माया एकदम से घुर्राई और पीछे हट गई। माया धीरे धीरे करके एक जगह पर गिर गई। ऐसे लग रहा था जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो, और सच यही था। वंश ने उसे इंसानों को पैरालाइज करने वाला एनेस्थीसिया दिया था, जिसके असर से माया एकदम से शांत पड़ गई थी। ये देखकर रंजन के होठों में हंसी गायब हो गई। वंश खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और अपने हाथ झाड़ते हुए रंजन की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तो बच गया इसके चुंगल से। अब तू अपना सोच, यहाँ कौन बचाएगा तुझे हम मुझसे। और अब उसने अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट निकालकर जला लिया। रंजन ने उसे ऐसे देखा तो सोफे से खड़ा हुआ और अपने लोगों से बोला, खत्म करो इसे। पर उससे पहले जय ने सीधा उसके सर पर गोली मारी और रंजन वहीं खत्म हो गया। ये देखकर रंजन के लोग सदमे में आ गए। जय ने देरी किए सबको मार दिया बिना देरी किए, और आखिर में जाकर उसने माया के ऊपर गन तान दी। वो उस पर गोली चलाता वंश सिगरेट का धुआं अपने नाक से छोड़ते बोला, रुको, मुझे वो जिंदा चाहिए। बट वी आर। जय ने आपत्ति जताई तो वंश उसे घूरते हुए बोला, डू व्हाट आई से। जय ने राइफल नीचे कर दी। वंश माया के पास आया और अकेले उसके लेवल में बैठ गया। उसने उसके सर पर सहलाया और बोला, आज तक मैंने तुमसे ज़्यादा कमाल की चीज़ नहीं देखी। तुम वो पहली हो जो मेरे सामने इतनी देर तक टिक पाया। और वो खड़ा हुआ और चला गया। जय उसे रोकते हुए बोला, वी आर, मैं इसे अकेले नहीं ले जा सकता, मेरी मदद करो। पर वंश ने उसे अनसुना कर दिया। डेविल कहीं के। जय ने उसे कोसा और माया को देखने लगा। उसे इस जानवर से नफरत हो रही थी, क्योंकि इसमें पहला निशाना उसे ही बनाया था। उसने मुंह बनाया और जैसे तैसे वो 200 किलो की माया को उठाकर बाहर ले आया। वो जानता था माया अब लंबे वक्त तक नहीं जागेगी, इसीलिए उसे कार में पिछली सीट पर आराम से रखा और वंश के पास आ गया, जो कार में टिककर सिगरेट पी रहा था। उसने कहा, अब चले यहाँ से। वंश ने हाँ में सिर हिलाया और कार में बैठ गया। उसने इस लड़की को देखा जो पहले से ही कार में मौजूद थी। उसने सिगरेट को साइड में फेंक कर बोला, आर यू ओके? उस लड़की ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वंश बाहर की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने सीट पर सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसका हाथ नीचे लटक गया और वो सीधा उस लड़की की गोद में गिर गया। वो लड़की जो बस कब से वंश को ही देख रही थी, वो उसे ऐसे देखकर हैरान हो गई।
आह, जय ने कहा, क्या हुआ? उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद ये बेहोश हो गए हैं। जय ने जल्दी से सारांश को देखा। जय ने जल्दी से सारांश को फ़ोन मिलाया और बोला, सारांश जल्दी मेरे घर पर आओ। इधर आयश और रूहानी रेस्टोरेंट पहुंचे। वे दोनों कार के बाहर आए ही थे कि उन्हें किसी के गाना गाने की आवाज़ आई। उसने देखा एक लड़की माइक के सामने खड़ी होकर अपने हाथ में गिटार लिए गाना गा रही थी। पार्टी ओपन रेस्टोरेंट में थी। वे दोनों आध्या और बाकी सबके पास आ गए। यहाँ पर दीप, शिवी और शिवाय भी थे। वे सब नालंदा और शौर्य के साथ एक राउंड टेबल पर बैठे थे। आदित्य, अपनी बेटी नैना और वाइफ वीना भी मौजूद थे। उसके साथ डीएम थ्रेड के एम्प्लॉय भी मौजूद थे। रूहानी ने सबको ग्रीट किया। नैना ने जब आयश को देखा तो बहुत खुश हो गई। वो उससे पास आते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम, आप आ गए। आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैंने कल आपका ड्राइंग भी बनाया। और वो उससे लिपट गई। मंच बाहर की तरफ आयश ने उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, रियली, क्या तुम उसे साथ लेकर आई हो? नैना ने कहा, नहीं, मैं उसे साथ लेकर नहीं आई क्योंकि अभी वो इनकम्प्लीट है। वो उसके कान में झुकी और बोली, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आयश ने भी धीरे से कहा, रियली, तुमने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखी है? नैना ने हाँ में सिर हिलाया और रूहानी को देखने लगी। रूहानी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे नैना बहुत पसंद थी। वे तीनों सबके पास आ गए। रूहानी आद्या के गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस आद्या। थैंक्स भाभी, आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य ने शैंपेन का बॉटल शेक किया तो उसका फव्वारा बाहर आया। आद्या ने केक कट किया और सबने तालियां बजाईं। उसने सबसे पहले अपने डैड को केक खिलाया। शौर्य ने उसे गले से लगाया और बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंसेस। उसने उसके माथे को चूमा। आद्या ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स डैड। दीप ने कहा, हाँ, और एक ही मेरी कंपनी को प्राउड फील कराते रहो। ये सब सेलिब्रेट करने लगे वे सब। उसने आद्या का केक खिलाया। आद्या का मुंह केक से फूल हो गया था। सबने आखिरी में सारांश आया। उसने बेमन से आद्या को केक खिलाया और उसके गाल पर लगाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन पांडा। आद्या मुस्कुराते बोली, थैंक्स सारांश। उसने उसे केक खिलाया। तभी सारांश का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये जय का फ़ोन है। वो कोने में जाकर बात करने लगा। कुछ ही देर में वो बहुत जल्दी में निकल गया। आद्या उसे जाते हुए देखने लगी। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तभी उस सिंगर ने गाया, दिल भरता नहीं, आंखें रसती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रसती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं। तू थोड़ी देर ठहर जा साड़िए, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। आद्या के चेहरे पर उदासी सी आ गई। घर के सीनियर्स एक तरफ बैठकर ड्रिंक करने लगे और यंगस्टर एक तरफ जाकर बैठ गए। आयश रोहित के बात करने में लग गया। रूहानी का ध्यान उस गाने वाली पर था। वो गाने बदल बदल कर गा रही थी और उसके साथ ही रूहानी भी गा रही थी। उसकी आवाज़ एकदम मीठी थी जो उसके साथ वालों के कानों को सुकून देने का काम कर रही थी। शिवाय ने उसे ऐसे देखा और बोला, वाओ भाभी, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है। आपको तो सिंगर होना चाहिए था। कहाँ आप आयश भैया के साथ काम करती हैं? आपको तो शौर्य अंकल के साथ होना चाहिए। यू नो, उनकी कंपनी आपकी तरह आर्टिस्ट को प्रमोट करती है। रूहानी ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। उसने इतना कहा ही था कि सानवी ने कहा, भाभी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या आपको पता है आयश भाई बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, आप दोनों की बहुत अच्छी बनेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, क्यों ना आप दोनों साथ में परफॉर्म करें, आप गाना गाना और भाई म्यूज़िक बजाएंगे। उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए उस सिंगर के पास आकर बोली, हम भाई को बुला कर लाते हैं,
वो आयश के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई चलिए, आपको भाभी के साथ परफॉर्म करना है। और वो उसे रूहानी के पास ले आई। आयश ने कन्फ्यूजन होकर देखने लगा। सानवी सिंगर के पास आई और उसके कान में कुछ कहा तो वो सिंगर ने अपना गिटार सानवी को दिया। आयश कुछ कहता उससे पहले सानवी उसके हाथ में गिटार रखते हुए बोली, भाई चलिए शुरू हो जाइए। आयश उसे मना करते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये सब बेकार है। वो कह ही रहा थी कि सानवी ने बच्चों की तरह, भाई प्लीज़। आयश उसे ऐसे देखकर मान गया। सानवी ने उन दोनों को कुर्सी पर बिठाया। आयश ने धुन बजाना शुरू किया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हरदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। उसने रूहानी को देखा। रूहानी भी बहुत प्यार से उसे देख रही थी। उसने आयश के साथ देते हुए गाया, सच्ची सी है ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरे हमदम। हो आसमान मिला ज़मीन की मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हरदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना मेरे बिना हमदम। सब चुपचाप होकर उन्हें सुनने लगे। रूहानी की मीठी आवाज़ और आयश की म्यूज़िक साथ एकदम परफेक्ट लग रही थी। सानवी उनके इस मोमेंट को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगी, क्योंकि आयश और रूहानी की सबसे बड़ी फ़ैन वो ही तो थी। कुछ देर बाद उन्होंने गाना ख़त्म किया तो सबने उनके लिए तालियां बजाईं। रूहानी ये देखकर बहुत खुश हो गई। सानवी उसके गले लगते हुए बोली, वाह भाभी, आपने क्या गाना गाया, हम तो आपके फ़ैन ही हो गए। और भाई यू आर टू गुड। उसने इतना कहा ही ताकि उसे एक जानी पहचानी आवाज़ आई। सानवी ने उस तरफ देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुझ बिन मेरा क्या रात क्या सुबह, तेरे बिन ये मौसम का लूँ क्या मज़ा, तू ही नहीं तो मैं भी हूँ क्या, अब आ भी जा, बस देखूँगा तुझे, चाहे बात हो ना हो, समा लूँगा खुद में, हाथों में हाथ हो ना हो, बना लूँगा अपना, फिर मुलाकात हो ना हो, अब आ भी जा। उसके साथ गिटार की धुन सुनाई दी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, एक फिंगर टच सब्सक्राइब बटन और चैनल सब्सक्राइब। अब एपिसोड 493। रितिका का कन्फ्यूजन। रितिका अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिसे कुछ तो बुरा हुआ है। वह रह रहकर करवट बदल रही थी, कभी लैंप को ऑन करती तो कभी लैंप को बुझा दे रही थी। कुछ देर बाद वह बेड से उठी और एक बुक लेकर बैठ गई। तब भी उसकी नज़र टेबल पर रखी फिश बॉल पर पड़ी, जहाँ पर एक सुनहरी रंग की छोटी सी मछली तैर रही थी। उसने बुक को बंद किया और मछली को देखने लगी। उसे देखते हुए उसे वंश की याद आने लगी। वैसे उसने इसके लिए वंश से जिद की थी। उस पल को याद करते हुए वो मुस्कुराने लगी। फ्लैशबैक। वंश और रितिका गोवा में समुद्र किनारे एक दूसरे में हाथ पकड़कर घूम रहे थे। वंश के बड़े से हाथ में रितिका की सॉफ्ट सी हथेली एकदम छोटी सी लग रही थी। समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थी। वंश ने वाइट कलर का शर्ट और शॉर्ट्स पहना था, वहीं रितिका ने येलो कलर का फ्लोवर प्रिंट फ्रॉक पहना था और उसके सर पर कैपी थी। वे दोनों क्यूट कपल की तरह लग रहे थे। ना ही वंश के चेहरे पर कोई सीरियसनेस थी और न ही रितिका के चेहरे पर कड़वड़ाहट के भाव थे। वे दोनों उस पल को एंजॉय कर रहे थे। तभी रितिका ने कहा, वंश हम घर कब जा रहे हैं? वंश उसे देखते बोला, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं? रितिका ने मुंह बनाया, नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे सच में तुम्हारी मॉम के साथ कुछ वक्त बिताना है। यू नो वो बहुत अच्छी हैं, मैं इतने दिन से उनके साथ रही,
उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुमने मुझे उन्हें थैंक्स भी कहने नहीं दिया। वंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, रियली? तुमने कभी मेरे बारे में तो ऐसा नहीं कहा। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। मैं तुम्हें नहलाता था, तुम्हें कपड़े पहनाता था और तुम्हारे बालों को संवारता था। क्या तुम भूल गई? एक बार तो मैंने तुम्हारे पीरियड्स में पूरी रात जागकर तुम्हारा ख्याल भी रखा। तुमने मुझे तो कभी थैंक्स नहीं कहा। रितिका हैरानी से उसे देख रही थी। उसने मन में बनाते हुए कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इडियट। ये सब करना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं तुम्हें थैंक्स क्यों कहूँगी? वंश ने उसे फेस किया और मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी, मैं ये सब नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? मैं तो इससे भी ज़्यादा करना चाहता हूँ, पर तुम ही नहीं मना करती हो। रितिका ने उसे सीने पर मारा। वंश उसके कान में झुका और कुछ ऐसा बोला जिससे सुनकर रितिका का मुंह खुला की खुला रह गया। उसने कहा, वंश के बच्चे, तुम बहुत घटिया हो। आई विल किल यू। वंश हंसते हुए वहां से भागने लगा और रितिका उसके पीछे भागने लगी। तभी रितिका अपने पैरों में ट्रैप होकर गिर गई। आह! वंश ने उसे रितिका को देखा तो उसके पास आ गया। उसने उसे उठाया और उसके कपड़े झाड़ते हुए बोला, तुम कुछ भी देखकर नहीं कर सकती? हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। अभी लग जाती फिर तुम्हारी नाक टूट जाती। रितिका ने मुंह बनाया। तभी एक लहर उसके पैरों से टकराई और वापस ही चली गई। तभी रितिका ने देखा लहर के साथ एक छोटी सी मछली आकर रेत में ही छूट गई। रितिका ने वंश को छोड़ा और फिश के पास आ गई। उसने देखा ये गोल्ड फिश थी। उसने उसे हाथों में उठा लिया और वंश को दिखाते हुए बोली, वंश देखो मुझे ये क्या मिला, गोल्ड फिश। तुम्हें पता है ये बहुत लकी होता है। वंश ने उसे बच्चों की तरह खुश होते देखा तो उसके पास आते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। एक मछली के होने से कोई लकी नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो समुद्र में एक भी गोल्ड फिश नहीं बचती, क्योंकि इंसानों की फितरत है लक के पीछे भागना। रितिका ने मुंह बनाकर उसे देखकर बोली, तुम फिर से फिलॉसफी की तरह शुरू मत हो जाओ। कभी कभी सिल्ली होने में भी अच्छा लगता है। यू नो, इससे इनर पीस मिलती है। वंश ने कहा, हाँ, मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरे काम से सेटिस्फाई होता हूँ। रितिका ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि अब तो वंश से बहस नहीं कर सकती थी। उसने कहा, ठीक है, चलो अब इसके लिए टैंक ढूंढते हैं। वंश ने कहा, इस पिद्दी के लिए टैंक का क्या ज़रूर, तुम इसे यहीं छोड़ दो। रितिका ने कहा, नहीं, मुझे ये साथ लेके जाना है। वंश ने अब हार मान ली। वे दोनों पास ही के शॉप में आ गए। रितिका ने फिश को अब भी वैसे ही पकड़ रखा था। वंश एक कांच का बाउल लेकर अंदर चला गया। तभी हैंडसम सा लड़का अपने हाथ में बियर का कान लिए हुए आया और बोला, हे क्यूटी, वरना ड्रिंक विद मी। रितिका ने अजीब नज़रों से उसे देखा। उस लड़के ने कहा, हाय माई सेल्फ सौरभ, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? रितिका कुछ कहती उससे पहले पीछे से वंश ने अपनी भारी आवाज़ और डोमिनेटिंग आवाज़ में कहा, नहीं, वो मेरे साथ। क्या तू मुझे भी अपने साथ ले जाएगा? रितिका और उस लड़के ने वंश को देखा। वंश उस लड़के को बुरी तरह से घूर रहा था। उसने फिश बॉल को कसकर पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने और ताकत लगा दी तो वो टूट ही जाएगा। वो लड़का अपना हाथ उठाकर वहाँ से जाने हुए बोला, चिल गाइस, मैं बस पूछ ही तो रहा था। और वो वहाँ से चला गया। रितिका उसके पास आई और फिश को बॉल में डालते हुए, वंश, उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रियली? वो तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा था? वंश ने उसी तरह कहा। रितिका उसे ऐसे देखकर हंसते हुए बोली, कम ऑन वंश, तुम हर किसी को लड़ नहीं सकते। यह सुनकर वंश ने अपनी आंखों में देखा और उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए पूरी अथॉरिटी के साथ बोली, हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं बर्दाश्त नहीं करता मेरे अलावा कोई और तुम्हारे आसपास भी भटके। आई बात समझ में? रितिका ने घबराहट में और डर में मिले जुले भाव के साथ
उसकी आंखों में देखा। तभी किसी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और रितिका का ध्यान टूटा। उसने देखा सलोनी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी उसे घूर रही थी। दी, आप कब आई? सलोनी ने कठोरता से कहा। जब तू किसी के ख्याल में खोई मुस्कुरा रही थी। रितिका ने हंसते हुए उसे देखा। दूसरी तरफ सारांश ने वंश को ट्रीटमेंट कर दिया था। वंश की हालत बहुत खराब थी क्योंकि माया से लड़ते हुए उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी और उसे काफ़ी चोट भी आई थी। कहीं पर माया के पंजे के निशान थे तो कहीं पर दांतों के काटने के। अब तक उसके होश में आने का इंतजार था। सारांश उसे देखकर अपना सर हिलाया और बोला, पता नहीं इस लड़के को एडवेंचर करने का इतना शौक क्यों है। कभी तो किसी के भी गले पड़ जाता है। अगर आपको भाई या डैड को पता चला तो वे दोनों तो मुझे कच्चा ही निकल जाएंगे। उसने गहरी सांस ली और जय को देखा। जय भी अपने दोनों हाथों को बांधकर वंश को देख रहा था। सारांश ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ जिसने वंश की ऐसी हालत की है। जय स्ट्रेट फेस के साथ बोला, नहीं, उसे होश आने ही वाला है और मैं नहीं चाहता कि होश में आने के बाद उस भूखी बिल्ली का पहला शिकार तुम बनो। सारांश ने हैरानी से कहा, क्या इतनी खतरनाक है? जय ने हाँ में सिर हिलाया। उसने उसे कहा नहीं बताया कि वे एक लड़की को भी अपने साथ लेकर आया है। सारांश ने कहा, फिर तो मुझे उसे देखना ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। जय ने अपना सर हिलाया। सारांश वंश के पास बैठ गया। कभी कभी उसे वंश के लिए बहुत डर लगता था। पता नहीं कभी भी कुछ भी करता रहता है ये लड़का। कुछ देर बाद सारांश जय को वंश का ख्याल करने की कहकर जाने लगा क्योंकि अब अगर वो घर के बाहर रहता तो पक्का सब उससे सवाल करने वाले थे। वो अभी जा ही रहा था कि उसने एक कमरे में दरवाज़ा खुला नजर आया और कमरे में एक सुंदर सी लड़की मिरर के सामने सिर्फ एक शर्ट में खड़ी नजर आई। सारांश जय के कोई बात कई बार मिल चुका था और उसे कमरे में सारांश जैसे कई बार मिल चुका था, लेकिन उसके बारे में वह पता था कि इस घर में उसके भाई के साथ रहता है और अब वो उस लड़की को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाज़ा पूरा खोलता जय उसके सामने आया और बोला, सारांश, तुम्हें देर हो रही है। सारांश उसके पीछे उस लड़की को देखते हुए बोला, वो लड़की कौन है? जय ने जल्दी से कहा, वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीबी। सारांश ने हाँ में सर हिलाया। जय ने कहा, अब तुम जाओ, मैं वंश के साथ हूँ, उसे होश आ जाने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सारांश चला गया। उसके जाने के बाद जय ने राहत की सांस ली और कमरे में उस लड़की के पास आते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, कमरे में बाहर दिखाई मत देना। वो लड़की उसे अपनी इनोसेंट आंखों से कंफ्यूज होकर देखने लगी। उसने जय की वाइट शर्ट पहना था और उसके बाल गीले थे। उसके चेहरे और शरीर से कई तरह के खरोंच के जो उसकी खूबसूरत में दाग का काम कर रही थी। अपनी स्वीट सी आवाज़ में बोली, लेकिन मैं तो कमरे में ही हूँ। जय ने समझ नहीं आया और क्या कह रहे। वो अपना गला साफ करते हुए, ठीक है, तुम अब दरवाज़ा बंद कर देना और चुपचाप सो जाना। और वो जाने लगा तो उस लड़की ने कहा,